हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। श्री करणी विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण के डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th विज्ञान का जो चौथा चैप्टर है, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनी सिस्टम की, कि प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है। इम्यूनिटी के ऊपर बात करते हैं। तो इम्यूनी सिस्टम किसी जीव के अंदर होने वाली उन जैविक प्रक्रियाओं का एक संग्रह होता है जो रोगाणुजनक और कैंसर कोशिकाओं को पहले पहचान कर फिर उन्हें मारकर उस जीव की रोगों से रक्षा करती है, जिन्हें हम इम्यूनी सिस्टम कहते हैं। यानी प्रतिरक्षा प्रणाली किसी जीव के अंदर होने वाली ऐसी क्रियाओं का एक संग्रह होता है जो रोगजनक और कैंसर कोशिकाओं को पहले पहचानता है, फिर उन्हें मारता है और उस जीव की रोगों से रक्षा करता है। उन्हें हम इम्यूनी सिस्टम कहते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली, देखिए प्रतिरक्षा विज्ञान क्या है। विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त रखने की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उन्हें प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की कोई भी एक ऐसी शाखा जिसमें बॉडी को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त रखने की क्रियाओं संबंधी अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। अगला है इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब देखिए, ये जो प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा है, इनकी दो विधियां हैं। पहली विधि है जिसका नाम है स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि। दूसरी जो विधि है जिसका नाम है उपार्जित या अर्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि। तो प्यारे बच्चों, यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ ही प्राप्त होती है, या मैं यूँ कहूँ कि यह माता पिता से संतानों में आती है। इसलिए स्वाभाविक प्रतिरक्षा को जन्मजात प्रतिरक्षा या अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ऐसी प्रतिरक्षा में हमारे शरीर में पाए जाने वाले कुछ अंग विभिन्न प्रकार के अवरोधों का काम करते हैं और रोगाणु को शरीर में प्रवेश नहीं होने देते हैं। यदि वो शरीर में प्रवेश कर भी जाते हैं तो विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है, यह प्राणी को जन्म के साथ ही प्राप्त होती है, यानी माता पिता से उनकी संतानों में आती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? जन्मजात प्रतिरक्षा। इस प्रतिरक्षा में क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ अंग होते हैं जो अवरोधक का कार्य करता है और कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश नहीं करता है। यदि कर भी जाता है तो उन्हें शरीर में मार दिया जाता है। देखिए, हमारे शरीर में जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा होती है उनमें 4 प्रकार के अवरोध पाए जाते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा 4 प्रकार के अवरोधकों से बनती है। पहला अवरोधक है जिसका नाम है भौतिक अवरोधक। पहला कौन सा हो गया? भौतिक अवरोधक। दूसरा है रासायनिक अवरोधक। तीसरा है कोशिका अवरोधक। और चौथा है जवर या सूजन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन बात करेंगे भौतिक अवरोध की। देखिए, भौतिक अवरोधक के तौर पर हमारे शरीर में जो मुख्य अवरोधक है जिसका नाम है
त्वचा, जो सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। इसके अलावा नासा मार्ग है, नासा छिद्र है या अन्य अंगों में पाए जाने वाले जो कसाब है, ये रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकते हैं। इनमें उपस्थित जो श्लेष्म ग्रंथियां हैं, उनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है और रोगाणुओं को अपने ऊपर चिपकाकर उन्हें अंदर पहुंचने से रोकती है। तो हमारे शरीर में जो त्वचा पाई जाती है वो मुख्य अवरोधक है, जो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। अगला है दूसरा रासायनिक अवरोधक। देखिए, आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम आमाशय व योनि का अम्लीय वातावरण जीवाणु व अन्य रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी आमाशय में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और योनि में भी मुख्य रूप से बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो योनि के व्यवहार को अम्लीय रखता है और यदि जीवाणु प्रवेश कर जाता है तो उन्हें नष्ट कर देता है। त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जिसे हम सीवम कहते हैं, वह कर्ण, मोम आदि रोगाणुओं के लिए अवरोधक का कार्य करते हैं। तीसरा है कोशिकीय अवरोधक। हमारे शरीर के रक्त में बहुरूपी केंद्रक श्वेताणु या मैं कहूँ न्यूट्रोफिल जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु, मोनोसाइट तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट के प्रकार तथा ऊतकों में वृद्ध भक्षाणु यानी मैक्रोफेजेज रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और उन्हें नष्ट करते हैं। यानी हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसमें बहुरूप केंद्रक होता है। वो श्वेताणु, उदासीन रंजी जैसे कुछ प्रकार के एक केंद्रकाणु मोनोसाइट है, वो लिम्फोसाइट के प्रकार एवं ऊतकों में वृद्ध भक्षकाणु यानी मैक्रोफेजेज रोगाणुओं का भक्षण करते हैं, यानी उन्हें मारते हैं। चौथा है जवर या सूजन आना। बुखार आती है, सूजन आती है, ये इत्यादि मुख्य रूप से स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अवरोधक होते हैं। दूसरी प्रतिरक्षा है जिसका नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। दूसरी कौन सी है? उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि। देखिए, उपार्जित का मतलब होता है ग्रहण की गई। इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा की संज्ञा दी गई है। यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद व्यक्ति के द्वारा ग्रहण की जाती है, यानी ये जन्म लेने के बाद प्राणी के द्वारा ग्रहण की जाती है। इनके द्वारा किसी भी जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने पर पहचान कर विशिष्ट क्रिया के द्वारा नष्ट किया जाता है। यानी शरीर के द्वारा कोई भी जीवाणु यदि प्रवेश कर जाता है तो शरीर उन्हें पहचान कर विशिष्ट क्रियाओं के द्वारा इन्हें मार देता है। विशिष्ट प्रतिरक्षा या उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है, यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली प्रतिरक्षा है जिसका नाम है सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्यारे बच्चों, ये सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। देखिए, सक्रिय प्रतिरक्षा को एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर एंटीजन के विरुद्ध खुद ही प्रतिरक्षी का निर्माण कर लेता है। सक्रिय प्रतिरक्षा केवल उस विशेष प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। यानी सक्रिय प्रतिरक्षा क्या हो गई कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा में शरीर एंटीजन के विरुद्ध खुद ही एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है और सक्रिय एंटीबॉडी केवल उस विशेष एंटीजन के लिए होती है जिसके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण होता है। दूसरी प्रतिरक्षी है निष्क्रिय प्रतिरक्षी। निष्क्रिय प्रतिरक्षी में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं किया जाता, यानी एंटीबॉडी का निर्माण नहीं किया जाता है। इनके उदाहरण है टिटनेस, डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस निष्क्रिय प्रतिरक्षी के एग्जाम्पल है। सन 2018-19 में आया था निष्क्रिय प्रतिरक्षी के उदाहरण बताइए। तो डिप्थीरिया, टिटनेस और हेपेटाइटिस है, यह मुख्य रूप से किसके एग्जाम्पल माने जाते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षी के।
अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं सक्रिय प्रतिरक्षी और निष्क्रिय प्रतिरक्षी में अंतर की। आप कॉपी में नोट करेंगे। देखिए, सक्रिय प्रतिरक्षी में पहला आप लिखोगे कि सक्रिय प्रतिरक्षा धीमी होती है, निष्क्रिय मुख्य रूप से तेज गति से होती है। पहला अंतर ये हो गया। दूसरा, सक्रिय में आप लिखेंगे कि यह अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय लेती है, यानी सक्रिय प्रतिरक्षी अपना प्रभाव दिखाने में समय लेती है, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षी मुख्य रूप से प्रदर्शित करने में समय नहीं लेती है, यानी यह अपनी पूरी प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित करने में समय नहीं लेती है। अगला अपन बात करेंगे स्वाभाविक प्रतिरक्षा व उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। देखिए, ये जो दो विधियाँ मैंने पढ़ाई थी आपको प्रतिरक्षा की, स्वाभाविक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा, इनमें अंतर लिखेंगे। स्वाभाविक प्रतिरक्षा में लिखेंगे कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा जन्मजात होती है, और उपार्जित में लिखोगे यह व्यक्ति के द्वारा अर्जित की जाती है, यानी ग्रहण की जाती है। दूसरा अंतर आप लिखोगे स्वाभाविक में कि यह जीवों की सुरक्षा हेतु प्रथम रक्षा पंक्ति बनाती है। उपार्जित में लिखेंगे यह पूरक प्रतिरक्षी की तरह कार्य करती है। फिर आप तीसरा आप लिखोगे स्वाभाविक में कि यह शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली है। उपार्जित में लिखोगे यह विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली है। प्यारे बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है प्रतिजन। देखिए, ये जो प्रतिजन है इन्हें मुख्य रूप से एंटीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीजन। तो देखिए, एंटीजन ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश होने के बाद बी लसिका कोशिकाओं को प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, वह उसी प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। या फिर अपन ऐसे कहें कि एंटीजन वे बाहरी रोगाणु अथवा पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश होने के बाद बी लसिका कोशिका को प्रतिरक्षा उत्पादक कोशिका में बदलकर प्रतिरक्षी उत्पादन हेतु प्रेरित करता है तथा विशिष्ट रूप से ही उसी प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। तो देखिए, प्रतिजन या एंटीजन है, ये प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड आदि से बने होते हैं। अब देखिए, अगली परिभाषा है एंटीजन का कुछ विशेष भाग ही प्रतिरक्षी से क्रिया करता है, जिसे प्रतिजन निर्धारक या एंटीजन निर्धारक कहते हैं। परीक्षा में आ जाए कि एंटीजन निर्धारक किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे? एंटीजन का कुछ विशेष भाग ही प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करता है, जिसे क्या कहोगे आप? एंटीजन निर्धारक। अब देखिए, एंटीजन निर्धारक की संख्या को एंटीजन की संयोजकता भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो एंटीजन निर्धारक होते हैं, इस प्रोटीन में लगभग 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला एंटीजनी निर्धारक के रूप में काम करती है। एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक हो सकते हैं, यानी एक प्रोटीन में एक से अधिक एंटीजन निर्धारक हो सकते हैं। इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहा जाता है। अधिकतर जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता 100 या अधिक होती है। अब देखिए, अगली है प्रतिरक्षी, जिसे आप एंटीबॉडी भी कहते हैं। एंटीबॉडी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखिए, एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी को मुख्य रूप से इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। यह प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, जो प्राणियों के रक्त या अन्य प्रकार के तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी प्रतिजन को पहचानने तथा निष्प्रभावी करने हेतु प्रतिजन से क्रिया करती है। प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिरक्षी होती है, यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है जिन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। ये प्लाज्मा कोशिका के द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं, जो प्राणियों के खून तथा अन्य प्रकार के तरल पदार्थों में पाए जाते हैं।
अब देखिए पेराटोप किसे कहते हैं। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उन्हें पेराटोप कहते हैं। इन्हें आप इम्पोर्टेंट लगाएंगे। पेराटोप क्या है? प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे पेराटोप कहते हैं। एक परिभाषा और है जिसे हम बोलते हैं एपीटोप। देखिए एपीटोप क्या है? एपीटोप है प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एपीटोप। अब आगे हम पढ़ेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर, कि भाई एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर क्या होता है। तो देखिए आप एंटीजन में पहला अंतर लिखेंगे कि एंटीजन वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं, और प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी में आप लिखोगे कि यह मनुष्य के शरीर में निर्मित होने वाले अणु होते हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध काम करते हैं। प्रतिजन में दूसरा अंतर लिखोगे कि प्रतिजन मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन से बने होते हैं, जबकि प्रतिरक्षी मुख्य रूप से प्रोटीन के अणु होते हैं। अब देखिए प्रतिजन में तीसरा अंतर लिखोगे कि प्रतिजन को बाहर से शरीर में प्रवेश कराया जाता है, और प्रतिरक्षी में लिखोगे कि यह शरीर के अंदर बनते हैं। फिर आप एंटीजन में लिखोगे यानी प्रतिजन में लिखोगे कि यह रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि प्रतिरक्षी में आप लिखोगे कि प्रतिरक्षी कभी भी रोग उत्पन्न नहीं होने देती है, यह रोगाणुओं को नष्ट करती है। प्यारे बच्चों, यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, और साथ साथ नोट्स बनाइए